हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मुदगल बायोलॉजी में। देखिए, आपको जैसा कि पता है कि हमारा आरपीएससी सेकंड गेट साइंस से रिलेटेड अपन इस वीडियो बनाते हैं इस चैनल पे, और ये हमारी सीरीज चल रही है। बायोलॉजी अपनी स्टार्ट है, ठीक है। और इसमें अपना जो टॉपिक चल रहा है वो न्यूक्लिक एसिड टॉपिक चल रहा है, ठीक है। और इसके अंदर हमने बेसिक इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट कर लिया था। आज अपन आगे बढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को लेकर, ठीक है। 3 वीडियोज़ की टोटल बनेंगी, आगे अपन और बात करेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, शॉर्ट नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको करना क्या होगा, बस टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। वहाँ पे जाके आपको इसके हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। मैंने एक जो पहले ये जो न्यूक्लिक एसिड वाला टॉपिक बनाया था उसके हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए। आप टेलीग्राम चैनल जाके देख सकते हैं कि टॉपिक के नोट्स किस प्रकार से हैं। ऐसे ही आपको फर्दर आगे चीज़ें मिलती जाएंगी। मेरा परिचय आपको पता है, हेमंत मुदगल मेरा नाम है और मैं ऑलरेडी सेकंड ग्रेड के अंदर सेलेक्टेड हूँ। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। आज की वीडियो में आपको देखने के लिए क्या क्या मिलेगा वो मैं बता देता हूँ। देखिए, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं, जिसमें अपने जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया न्यूक्लिक एसिड का, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड देख लिया। आज की वीडियो हम देखेंगे एक तो जनरल डीएनए के बारे में क्या होता है, फिर डीएनए के टाइप्स देखेंगे जिसमें अपन जेड डीएनए क्या होता है, बी डीएनए क्या होता है, और जनरल डीएनए के अंदर ही सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे डबल हेलिक्स मॉडल क्या होता है उसके बारे में भी अपन कंप्लीट बात कर लेंगे। फिर अपन लास्ट में बात कर लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए की, जिसके साथ ये जो सारा वीडियो है वो कवर अप हो जाएगा और डीएनए आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को अपन आज स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन डीएनए की बेसिक जानकारी के बारे में। तो मैं आपको जैसे स्टार्ट कराता हूँ, डीएनए आपको पता है क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल है तो इसका मतलब हमें पता है इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, ठीक है। और यदि हम डीएनए और आरएनए, जो हमने 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड देखे थे, उसमें से पहला प्रकार है क्या, डीएनए का, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या रहेगी यहाँ पे, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यानी कि यदि मैं डिफरेंशिएट करना चाहूँ डीएनए और आरएनए में से, तो राइबो शर्करा इसमें कौन सी पाई जाएगी, डीऑक्सी प्रकार की जो राइबो शर्करा है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी खोज के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसकी खोज आकर किसने करी थी। तो जिसकी खोज न्यूक्लिक एसिड की, जिस वैज्ञानिक ने साइंटिस्ट ने खोज करी थी, उसकी वो खोज किसने कर दी थी, इस डीएनए की खोज भी उन्होंने करी थी, ठीक है। ईयर की बात करें तो 1869 के अंदर इनकी खोज करी थी, और नाम जब इन्होंने खोज के दौरान दिया था तो वही इन्होंने नाम दिया था क्या, न्यूक्लिन। इसको भी क्या कहा था, न्यूक्लिन ही इन्होंने कह दिया था, ठीक है। न्यूक्लिन का जो यदि हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका मतलब होता है अम्लीय पदार्थ। शाब्दिक अर्थ क्या होता है इसका, एसिडिक सब्सटेंस को क्या कहते हैं अपन, न्यूक्लिन कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं कि अब जब किसी ने खोज कर ली, इसको न्यूक्लिन नाम दे दिया, लेकिन आज हम इसे डीएनए के नाम से जानते हैं, तो किसी ने तो उसको डीएनए नाम दिया होगा। तो डीएनए जो नाम देने वाले साइंटिस्ट थे वो कौन है, जैकेरेस, सॉरी, जैकेरेस वो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने जो नाम दिया वो 1881 के अंदर ये नाम इन्होंने इसको प्रोवाइड कराया था, ठीक है। अब है दी बेसिक, मैं आपको एक लैंग्वेज के अंदर, एक लाइन के अंदर आपको बताना चाहूँ कि डीएनए होता क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल है किसका, बैक्टीरिया से हम बात करें यदि, बैक्टीरिया टू ह्यूमन के लिए, ठीक है। बैक्टीरिया क्या है, एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ह्यूमन क्या है, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक जो प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल है वो क्या होता है, डीएनए होता है। तो क्या जब हमने डीएनए की खोज करी थी तो हमें स्टार्टिंग में पता चल गया था कि ये एक जेनेटिक मटेरियल है, या फिर हमें ये भी पता चल गया था कि यही प्रिंसिपल जेनेटिक मटेरियल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में सिर्फ जब खोज करी गई थी एफ मिशर के द्वारा, तो सिर्फ उन्होंने ये बताया था कि ये मुझे न्यूक्लियस के अंदर प्राप्त हुआ है, और ये इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, एसिडिक प्रॉपर्टी का है। इसके बाद धीरे धीरे जब इसकी आगे खोज हुई तो इन्होंने ये भी जाना कि ये जेनेटिक मटेरियल होता भी है या नहीं होता है। फिर उन्होंने ये जाना कि यही मुख्य जेनेटिक मटेरियल है, इसके अलावा भी बहुत सारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ की हम आगे बात करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस लाइन के बारे में जो मैंने अभी आपको बताई थी कि ऐसा किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले हमें बताया था, ठीक है। देखिए, तो ग्रिफ्थ नाम के एक साइंटिस्ट हुए, कौन से, ग्रिफ्थ नाम के एक साइंटिस्ट हुए। उन ग्रिफ्थ नाम के साइंटिस्ट ने हमें सबसे पहले ये बताया था कि डीएनए कैन बी, शब्द पे आप गौर करिएगा, डीएनए कैन बी जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए हो सकता है कि हमारे अंदर क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल हो। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। अब हम ग्रिफ्थ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट की बात हम आगे बात करेंगे, जब मैं आपको टोटल डीएनए के बारे में आगे बताऊंगा कि कौन कौन से प्रायोगिक सत्यापन इसके हुए थे। अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि ग्रिफ्थ ने यह बताया था कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, ठीक है। अब इन्होंने प्रयोग कर दिया लेकिन उसका सत्यापन ये नहीं कर पाया, तो फिर इसका सत्यापन किसने किया, तो देखिए और साइंटिस्ट आए, जिसमें आए सबसे पहले एवेरी, ठीक है।
इसके बाद आए कौन से, कोलिन मैककार्टी, मैक्लॉयड, ठीक है, कोलिन मैक्लॉयड, और इसके बाद आए कौन से, मैककार्टी। ये 3 साइंटिस्ट आए, एवेरी, मैक्लॉयड और मैककार्टी। 3 साइंटिस्टों ने क्या किया, इस प्रयोग का प्रायोगिक सत्यापन किया। प्रायोगिक सत्यापन, प्रायोगिक सत्यापन का मतलब क्या है, मान के चलिए मैंने कोई भी एक एक्सपेरिमेंट किया नहीं और मैंने सिर्फ ये एक लाइन बोल दी कि डीएनए क्या हो सकता है, एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, लेकिन अब उसको कोई सत्यापन करने वाले होना चाहिए। आप आओगे और आपके कहोगे कि मैं इसका प्रायोगिक सत्यापन करके देखूंगा कि क्या सच में ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो वही एक काम क्या किया इन तीनों साइंटिस्टों ने किया था कि ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट को एक प्रायोगिक सत्यापन इन्होंने प्रदान किया था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, फिर एक अगले साइंटिस्ट आए कौन, हर्शे, हर्शे एंड चेसे। 2 साइंटिस्ट आए, हर्शे और चेसे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये तक बता दिया कि सर डीएनए ही ऐसा मॉलिक्यूल है, डीएनए ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर या एक जनरेशन के अंदर जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, उस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करके जाता है, कैरी करके ले जाता है। हर्शे और चेसे ने जो प्रयोग किया, उन्होंने ये देखा कि हमारे पास डीएनए भी उपस्थित है, हमारे पास आरएनए भी प्रेजेंट है, तो मैं कैसे मान लूँ कि डीएनए ही वो मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक ट्रांसफर या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहा है। मैं तो ये क्यों ना मानूं या ये क्यों ना कहूं कि आरएनए भी ऐसा कर सकता है। तो इन्होंने बाकायदा एक प्रयोग किया, प्रयोग करने के बाद फिर ये इस नतीजे पर पहुंचे कि सर डीएनए ही ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके ट्रांसफर कराता है, ठीक है। ये भी अपन जो तीनों की तीनों एक्सपेरिमेंट है, ये हम आगे वीडियो में बात कर लेंगे, अगली किसी वीडियो में बात कर लेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है वो डीएनए रहने वाला है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डीएनए की। यहाँ पे मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बता दिए, खोज बता दी किसने करी थी और डीएनए होता क्या है। आगे में अब इसकी स्ट्रक्चर की हम यहाँ पे बात करें तो देखिए डीएनए क्या होता है, डीएनए एक लॉन्ग पॉलीमर है, सॉरी डीएनए क्या है, एक लॉन्ग पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब बहुलक है, आपको पता होगा, बहुत सारी मोनोमर इकाइयां जुड़ के आपस में क्या बनाती हैं, पॉलीमर का फॉर्मेशन करती हैं। लॉन्ग पॉलीमर है क्या, तो ये डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का क्या है, एक पॉलीमर है, ठीक है। लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का, ये आपको पता चल गया। दूसरी हम इसकी बात करते हैं तो इसके पास हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया कि इसका रीजन क्या है, क्योंकि डीएनए के पास या फिर किसी भी न्यूक्लिक एसिड के पास एक फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है जो कि इसको कैसा चार्ज प्रोवाइड कराता है, नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, एसिडिक नेचर का यह होता है। दोनों का रीजन क्या था, फॉस्फेट ग्रुप इनके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम डीएनए के स्ट्रक्चर की। तो आपको पता है न्यूक्लिक एसिड 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। क्या, सबसे पहला होता है उसके पास क्या, एक शुगर होती है, नहीं सबसे पहले होता है उसके पास नाइट्रोजनस बेस होता है, दूसरा उसके पास एक पेंटोस शुगर होती है, तीसरा उसके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप का रीजन हमें पता चल गया कि इसके पास फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसने इसकी प्रकृति कैसी बना दी, नेगेटिव चार्ज दे दिया और दूसरी इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज बता दी। अब यदि मैं बात करूँ यहाँ पे कि इसके पास पेंटोस शुगर कौन सी प्रेजेंट होगी, तो ये हमें वैसे भी पता है, फिर भी हम एक बार लिख लेते हैं, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज इसके पास पेंटोस शुगर प्रेजेंट होगी। दूसरी हम यहाँ पे बात करेंगे इसके पास नाइट्रोजिनस बेस कौन सा प्रेजेंट रहेगा, इसके पास नाइट्रोजिनस बेस कौन सा प्रेजेंट रहेगा, तो देखिए इसके पास एडेनिन रहेगा, इसके पास थाइमिन रहेगा, इसके पास साइटोसिन रहेगा और इसके पास कौन सा रहेगा, ग्वानिन रहेगा। ये 4 जो नाइट्रोजिनस बेस हैं इसके पास उपस्थित रहेंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताना चाहूँ कि न्यूक्लिक एसिड की जब हमने जानी थी कि उसके पास नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट रहेगा, उसके पास पेंटोस शुगर उपस्थित रहती है और उसके पास एक फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट रहता है। तो तीनों की तीनों चीज इसके पास उपस्थित आ चुकी है, नाइट्रोजिनस बेस इसके पास 4 आ चुके हैं, ठीक है, प्यूरिन्स भी हैं, पिरिमिडिन्स भी हैं। दूसरा हम यहाँ पे बात करेंगे इसके पास फॉस्फेट ग्रुप भी आ चुका है और तीसरा इसके पास पेंटोस शुगर भी आ चुकी है, जो कि कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज, इसके पास पेंटोस शुगर प्रेजेंट है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसका कंप्लीट क्या बन गया है, एक पैकेज बन गया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका हमने स्ट्रक्चर भी कंप्लीट रूप से जान लिया। अब आगे मैं एक और लाइन आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जो हमारे सामने आएगा इसका क्या, डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक नेक्स्ट लाइन लिखने जा रहा हूँ। देखिए जब इसकी संरचना की यहाँ पे बात की गई कि अब हमने इसकी ओवरऑल स्ट्रक्चर देख ली, बाकी सारी चीजें, अब हम इसको डीपली जब स्टडी करने जाते हैं तो एक साइंटिस्ट हुए, सॉरी 2 साइंटिस्ट हुए, बिल्किंसन और फ्रैंकलिन। बिल्किंसन और फ्रैंकलिन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी करी, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसकी एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी की और क्रिस्टेलोग्राफी करने के बाद क्या किया, डीएनए का स्टडी की या फिर डीएनए का अध्ययन किया, ठीक है। अब जब इन्होंने अध्ययन कर लिया, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, इस रिपोर्ट के आधार पर, इस अध्ययन के आधार पर
फिर से पकड़ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि विल्किंसन और फ्रैंकिन नाम के साइंटिस्ट है, इन्होंने इसकी एक्सरे क्रोमेटोग्राफी करी, क्रिस्टलोग्राफी करी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इस रिपोर्ट के अंदर, इस अध्ययन के आधार पर बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया 1953 के अंदर। दो साइंटिस्ट आए, कौन से, एक आए वॉटसन और दूसरे आए क्रिक, जिनका नाम बहुत ज़्यादा आता है डीएनए में, इनका नाम जुड़ा हुआ हमेशा रहता है डीएनए के साथ। तो 1953 के अंदर वॉटसन आए, क्रिक आए, इन्होंने डीएनए का सबसे पहले मॉडल दिया स्ट्रक्चर का। डीएनए का क्या, डीएनए के स्ट्रक्चर का मॉडल सबसे पहले इन्होंने प्रस्तुत किया और इसके लिए इनको एक नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। जो इन्होंने डीएनए का मॉडल बताया था, इसको इन्होंने बाकायदा नाम भी दिया, और नाम क्या दिया, डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपसे अगर पूछेगी सबसे पहले किसने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करी थी, तो आपको ध्यान क्या देना है, विल्किंसन और फ्रैंकलिन ने सबसे पहले ये काम किया था। दूसरा, यदि आपसे पूछे कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है आज की डेट में कि वॉटसन और क्रिक ने दिया था। डेट भी थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, डबल हेलिक्स मॉडल की। अब अपन आ जाते हैं डबल हेलिक्स मॉडल पर और इसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए, शब्द पे मैं आपको ले जाना चाहूंगा। डबल का मतलब आप सबको पता है, दो। हेलिक्स का मतलब यदि मैं हिंदी में समझाना चाहूँ तो दो लड़ियां, क्या हो जाएगा, दो लड़ियां, ठीक है, दो लड़ी। या फिर हम कहें डबल स्टैंडर्ड, अपन ऐसे कह सकते हैं, दो धागे कह सकते हैं। तो डीएनए की जब इन्होंने स्ट्रक्चर देखी तो इन्होंने बताया कि सर उसके पास दो धागे होते हैं जो आपस में गुथी हुई अवस्था में पाए जाते हैं और पर्टिकुलर उनके पास एक शेप प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ये इन्होंने बता दिया किसने, 1953 के अंदर वॉटसन और क्रिक ने। जब इनसे आगे की चीजें पूछी गई कि आप इस मॉडल के आधार पर क्या कहना चाहते हो, तो इन्होंने बताया कि डीएनए के पास क्या रहता है, प्यूरिन्स रहती हैं, ठीक है, प्लस क्या रहती हैं, पायरिमिडीन्स रहती हैं। ये तो इनके बेसिक स्ट्रक्चर हैं। प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स क्या है, इनके बेसिक स्ट्रक्चर हैं, जो कि इनकी क्या बनाएंगे, बैकबोन बनाएंगे, ठीक है। प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स क्या है, इसके नाइट्रोजिनस बेस है। ये क्या करते हैं, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री बेस कहलाते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस है। और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग अपन इसे कहते हैं। इनके मध्य क्या पाया जाता है, युग्मन पाया जाता है। इनके मध्य क्या पाया जाता है, युग्मन पाया जाता है, ठीक है। और ये युग्मन करके क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बना लेते हैं। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इस मॉडल के अनुसार क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। इस मॉडल के अनुसार हमें कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, तो वो चीज आप देखिएगा कि सबसे पहले डीएनए के अंदर दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड शब्द में से आपको न्यूक्लियोटाइड निकालना है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहेंगी, एक नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट रहेगा, दूसरा फॉस्फेट प्रेजेंट रहेगी, और तीसरा क्या रहेगा, शुगर प्रेजेंट रहेगी। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड, बहुत से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना देंगे, ठीक है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर एक चेन बनाएंगे, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाएंगे, दूसरी चेन बनाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, ठीक है, दूसरी यहाँ पे ये दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। इस तरीके की दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाई जाती है किसके अंदर, डीएनए के अंदर। ये हो गया हमारे सामने पहला पॉइंट। दूसरा, जब इनसे पूछा कि सर और बताइए इस मॉडल के अनुसार, तो इन्होंने क्या बताया कि जो दोनों चेन्स हैं, ठीक है, जो दोनों चेन्स मैंने आपको बताई हैं कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन्स पाई जाती हैं, ये एक तो होती है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री, क्या होती है, एक तो होती है कॉम्प्लीमेंट्री, और दूसरा क्या होती है, ये एंटी पैरेलल होती हैं। क्या होती है, एक तो होती है कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरी होती है एंटी पैरेलल। एक एक चीज को मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूंगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, हिंदी के अंदर यदि मैं कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आपको बताऊं, तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है पूरक, ठीक है, पूरक या फिर समपूरक। और एंटी पैरेलल का मतलब यदि मैं आपको समझाना चाहूँ, एंटी पैरेलल का मतलब होता है समांतर, प्रति समांतर। क्या होता है, प्रति समांतर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं आपको समझाना चाहूंगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो नाइट्रोजीनस जो बेस हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री रूप से प्रेजेंट रहते हैं। जैसे एक होता है एडेनिन और दूसरा आता है हमारे सामने क्या, थाइमिन, ठीक है। एक आता है ग्वानिन और एक आता है हमारे सामने क्या, साइटोसिन। तो यदि मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझाना चाहूँ, पूरक का मतलब समझाना चाहूँ, तो यदि यहाँ पे एक लड़ी के अंदर एडेनिन प्रेजेंट है, तो दूसरे के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री इसका संपूरक क्या रहेगा, थाइमिन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से यदि इस कॉम्प्लीमेंट्री के पास, इस न्यूक्लियोटाइड की चेन के पास थाइमिन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कंपलसरी है कि यहाँ पे एडेनिन ही प्रेजेंट रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे यदि इस लड़ी के पास ग्वानिन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कंपलसरी है कि कॉम्प्लीमेंट्री रूप से क्या प्रेजेंट रहेगा, साइटोसिन ही प्रेजेंट रहेगा। ऐसे ही यदि एक लड़ी के अंदर यहाँ पे साइटोसिन प्रेजेंट है, तो ये कंपलसरी है कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में क्या प्रेजेंट रहेगा, जी ही प्रेजेंट रहेगा, ग्वानिन ही प्रेजेंट रहेगा। ये कंपलसरी है, इसे अपन कंपलसरी यानी कि ये अनिवार्य है, ऐसा ही रहेगा। एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाता है किसके साथ, एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाता है किसके साथ, एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ। एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाता है किसके साथ, थाइमिन के साथ। तो थाइमिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एडेनिन के साथ। ये हमेशा अनिवार्य रूप से है, रहेगा।
दूसरा हम बात करते हैं यदि ग्वानिन और साइटोसिन की बात करते हैं तो ग्वानिन हमेशा बॉन्ड बनाता है किसके साथ, साइटोसिन के साथ, और साइटोसिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हमेशा ग्वानिन के साथ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हमारे सामने एक न्यूक्लियोटाइड की चेन है, ये दूसरी हमारे सामने दूसरे न्यूक्लियोटाइड की चेन है। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर के 2 डंडे बनाए हैं, लेकिन ग्वानिन और साइटोसिन के आगे मैंने 3 डंडे बनाए। तो बेसिकली ये होता क्या है, 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में किस हिसाब से जुड़े हुए रहते हैं, तो इनके मध्य जो बॉन्ड पाया जाता है, ये जो मैंने आपको 3 या 2 डंडे बताए हैं, इन बॉन्ड को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, और ये निश्चित है कि एडेनिन और थाइमिन के मध्य हमेशा क्या पाया जाएगा, डबल बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, और ये भी निश्चित है कि ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य हमेशा क्या पाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, ट्रिपल बॉन्ड यानी कि तीनों के तीनों बॉन्ड कौन से हैं, हाइड्रोजन ही होते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि एडेनिन के आगे हमेशा थाइमिन जुड़ेगा और ग्वानिन के आगे हमेशा साइटोसिन जुड़ेगा। ये प्रोसेस चलती रहती है। अब एक शब्द और यहाँ पे आ रहा है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब है प्रति समांतर। अब यहाँ पे आप जब इस डायग्राम के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस पिक्चर के अंदर, तो आप देखेंगे एक लड़ी के ऊपर लिखा हुआ है 5 डैश, और ये लड़ी यहाँ पे आके जब एंड हो रही है तो एंड में हमें दिखाई दे रहा है 3 डैश। वहीं यदि मैं इसके अपोजिट साइड में जाऊँ तो ये वाली जो लड़ी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, ये 3 डैश से स्टार्ट हो रही है, 3 डैश से स्टार्ट हो रही है, और लास्ट में जाके कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 5 डैश से स्टार्ट हो रही है। इसी चीज को अपन क्या कहते हैं, प्रति समांतर कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो अभी तक ये क्या है, दोनों समांतर हैं। जैसे मैं यहाँ पे 5 डैश बना दूं, यहाँ पे 5 डैश बना दूं, यहाँ पे 3 डैश बना दूं, यहाँ पे 3 डैश बना दूं, तो अभी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं। लेकिन मैं क्या चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे इसको हटा के, सॉरी, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, एक बार फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख दूँ यदि मैं 5 डैश, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3 डैश, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 डैश, और यहाँ पे लिख देता हूँ 5 डैश। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया क्या, एंटी पैरेलल हो गया, एक दूसरे के प्रति समानांतर हो गए। तो एक लड़ी जो चलेगी, यानी कि ये पहले नंबर की लड़ी है, ये दूसरे नंबर की चेन है, तो एक चेन का जो प्रोसेस चलेगा वो 5 डैश से 3 डैश की तरफ चलेगा। ठीक है, और दूसरी चेन कहाँ बनती हुई चलेगी, 3 डैश से 5 डैश की तरफ बनती हुई चलेगी। या फिर आप इसका अपोजिट कह सकते हैं कि एक चेन 3 डैश से 5 डैश चलेगी तो दूसरी 5 डैश से 3 डैश चलती रहेगी। इसी चीज को क्या कहा जाता है, एंटी पैरेललिटी कहा जाता है, या फिर प्रति समांतरता कहा जाता है। ठीक है, तीसरी चीज मैंने आपको बता दी कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन्स है उनके मध्य कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स या फिर दोनों चेन्स के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये सारी की सारी चीज आपको हैंड रिटन नोट्स के अंदर मिल जाएगी। और ये पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि दोनों चेन्स के मध्य क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे। एडेनिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे, एडेनिन और थाइमिन के मध्य, ग्वानिन साइटोसिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या रहती है कि जो एक डीएनए के अणु में एक प्यूरिन होता है और एक पिरिमिडीन होता है। ठीक है, एक प्यूरिन होता है, एक पिरिमिडीन होता है, और ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, जिससे दोनों चेन्स के मध्य जो दूरी है, ये जो आपको दूरी दिखाई दे रही है, ये दूरी क्या रहती है, हमेशा नियत रहती है। ऐसा नहीं कि कहीं पे आके एक दूसरे को कोलैप्स कर जाएंगे, एक दूसरे में अटैच हो जाएंगे, ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो हमें देखने को मिली वो चीज समझिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे क्या देखने को मिली, देखिए इसकी हमें जब स्ट्रक्चर हमें और एक्सरे की स्ट्रक्चर देखी तो हमें इसकी नंबरिंग कुछ हमें दिखाई दी। जैसे सबसे पहले हम हेलिक्स की लेंथ की बात करते हैं। हेलिक्स की लेंथ, यानी कि जो हेलिक्स है, डबल हेलिक्स इसकी लेंथ क्या होगी, पर्टिकुलर डीएनए की लेंथ होती है, उसकी लेंथ की हम यदि बात करते हैं तो ये हमें देखने को मिलती है 34 एंगस्ट्रॉम। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर पेपर के अंदर बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा, हर पेपर के अंदर ये आता ही आता है। ठीक है, यदि 34 एंगस्ट्रॉम इसकी लंबाई है तो बेस पेयर की संख्या में यहाँ पे बताऊं तो 10 बेस पेयर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगली नंबर की हम यहाँ पे बात करें तो यदि मैं पूछूं आपसे कि डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर, यानी कि 2 बेस पेयर के मध्य कितना डिस्टेंस रहता है, तो वो रहता है 3.4 एंगस्ट्रॉम का, या फिर 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रॉम कह लीजिए, या फिर 0.34 नैनोमीटर भी आप इसे कह सकते हैं। आगे यदि कोई पूछे कि 2 बेस पेयर का डायमीटर कितना होता है, ठीक है, अभी मैं पीछे डायग्राम के अंदर भी आपको ये सारी चीजें बता दूंगा, पहले आप एक बार ये नोट कर लीजिए। डायमीटर 2 बेस पेयर का कितना होता है, तो 20 एंगस्ट्रॉम इसका रहता है, या फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.2 नैनोमीटर। ठीक है, आगे चलिए, यदि एंगल पूछे कोई आपसे, एंगल बिटवीन 2 बेस पेयर, 2 बेस पेयर के मध्य एंगल कितना है, तो वो आपको ध्यान रखना है 36 डिग्री उनके मध्य क्या रहता है, एंगल रहता है। और ये जितनी भी बात चल रही है किसकी बात कर रही है, बी डीएनए की अपन बात कर रहे हैं, बायोलॉजिकल डीएनए जिसे फुल फॉर्म के अंदर कहा जाता है। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना, 2 डीएनए के टाइप में अगली वीडियो के अगली स्लाइड के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि बी डीएनए क्या होता है, जेड डीएनए क्या होता है। ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है। अब देखिए,
अपन टोटल हेलिक्स लेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि टोटल हेलिक्स की लेंथ कितनी होती है। तो एक हेलिक्स की लेंथ यहाँ पे आप देखिए, इस हेलिक्स को अपन क्या कह रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको मेजर करना चाहें तो एक हेलिक्स की लेंथ कितनी रहती है, 3.4 नैनोमीटर। या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, 3.4 नैनोमीटर कह लीजिए, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं, 34 एंगस्ट्रॉम भी आप इसे, सॉरी 3.4 एंगस्ट्रॉम भी आप इसे क्या, सॉरी 34 एंगस्ट्रॉम भी आप इसे टोटल कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा, यदि आपसे कोई पूछे कि दो बेस पेयर का डायोमीटर कितना होता है, यहाँ पे देखिए दो बेस पेयर के मध्य का डायोमीटर यानी कि इनका व्यास कितना है, तो व्यास कितना यहाँ पे दिया हुआ है, 2 नैनोमीटर आपको व्यास दिया हुआ है, या फिर आप इसे कितना कह सकते हैं, 20 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। यहाँ पे ये 0.2 नहीं आएगा, ये 2 नैनोमीटर आएगा, ठीक है, सॉरी ये कितना आएगा, 2 नैनोमीटर यहाँ पे आने वाला है। तो इसका व्यास कितना रहेगा, 2 नैनोमीटर इसका व्यास रहने वाला है। आगे हम बात करते हैं कि यदि दो बेस पेयर के मध्य की दूरी आपसे पूछे, दो बेस पेयर के मध्य की दूरी कितनी रहेगी, 0.34 नैनोमीटर यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, चलिए दो बेस पेयर के मध्य की दूरी क्या रहेगी, 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यदि हम इसके बैकबोन की बात कर रहे हैं, बैकबोन का मतलब क्या होता है, इसका जो सहारा बनता है वो किससे बनता है, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ होगा, और बीच में आपको क्या देखने के लिए मिल जाएंगे, नाइट्रोजनस बेस देखने को मिल जाएंगे। एक साइड पे यदि एडेनिन है तो दूसरे पे थाइमिन मिलेगा, एक साइड पे यदि ग्वानिन है तो तीसरे पे आपको साइटोसिन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख लीजिए, एडेनिन के आगे हमेशा आपको थाइमिन देखने के लिए मिलेगा, और ग्वानिन के आगे आपको हमेशा क्या मिलेगा, साइटोसिन देखने के लिए मिल जाएगा। डबल बॉन्ड की बात कैसे होती है, तो यहाँ पे देखिए ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। दो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे उपस्थित होते हैं। तीसरे हम बात करते हैं यदि ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हमें देखने को मिलेंगे। एक आपका ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य है, और तीसरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, उपस्थित होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने डबल हेलिक्स की बात कर ली। अब हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आता है, चारगाफ का रूल। ठीक है, चारगाफ का रूल जिसे हिंदी के अंदर कहते हैं क्षारक संपूरकता का नियम। ठीक है, संपूरकता का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री। चारगाफ ने क्या किया, चारगाफ ने एक नियम बनाया। नियम क्या बनाया कि सर किसी भी डीएनए के अंदर जितने प्यूरिन्स रहेंगे उतने ही पिरिमिडिन्स भी रहेंगे। बस ये सिंपल सी बात आपको ध्यान रख लेनी है कि क्षारक संपूरकता का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कहता है कि किसी भी डीएनए के अंदर जितनी नंबर्स प्यूरिन्स की रहेगी उतने ही नंबर्स किसके रहेंगे, पिरिमिडिन्स के भी रहने वाले। प्यूरिन्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, प्यूरिन्स के अंदर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो एडेनिन भी प्यूरिन्स के अंदर आता है, और प्यूरिन्स के अंदर क्या आता है, ग्वानिन आता है। ठीक है, और पिरिमिडिन्स के अंदर क्या आता है, थाइमिन आता है और साइटोसिन आता है। ठीक है, तो जितने नंबर एडेनिन और ग्वानिन के रहेंगे उतने ही नंबर किसके रहेंगे, थाइमिन और साइटोसिन के रहने वाले हैं। इस नियम को क्या कहा जाता है, क्षारक संपूरकता का नियम या फिर चारगाफ का रूल कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन, जैसे मैं अगर इसको नंबर्स में लिखना चाहूँ तो A+G T+C, ये एक क्या बन जाता है, नियतांक बन जाता है, कांस्टेंट बन जाता है, और एक इसका मान आता है। ठीक है, इसकी जो खास बात है कि ये जो क्षारक संपूरकता का नियम है, ये नियम केवल और केवल dsDNA पर लागू होता है, dsDNA पर लागू होता है। इसके अलावा ये ना तो आरएनए पर लागू होता है, ना ही सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पर भी ये लागू नहीं होता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, खास बात है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, 100% पेपर में पूछी जाती है ये चीज कि क्षारक संपूरकता का नियम या फिर चारगाफ का रूल किस पर अप्लाई होता है। वहाँ पे ऑप्शन क्या क्या आएंगे वो भी आपको बता देता हूँ, dsDNA, ssDNA, dsRNA या फिर ssRNA, ये आपको वहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए आपको ध्यान क्या रखना है कि dsDNA, अब आपको इसको कॉन्सेप्ट में यदि मैं समझाना चाहूँ तो देखिए, डीएनए के अंदर डबल स्टैंडर्ड होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड के अंदर जितने प्यूरिन रहेंगे तो दूसरे के अंदर भी प्यूरिन्स उतने ही रहने चाहिए, तभी ये नियम क्या रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा, क्योंकि दोनों के नंबर हमें क्या करने, बराबर करने हैं। ठीक है, अब ये जो रेशियो आपके सामने आया है, बेस रेशियो, इसे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं बेस रेशियो या फिर क्षार अनुपात। क्या कहते हैं, क्षार अनुपात अपन इसे कहते हैं। अब इसकी भी खास बात क्या है, वो चीज आप समझ लीजिए कि ये जो क्षार अनुपात है ये हायर रहता है, हायर इन यूकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर ये हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, और लो रहेगा, लोअर्स इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के अंदर ये हमें थोड़ा सा कम देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये चारगाफ रूल के बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ कि इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, या फिर हम इसके अपवाद की भी बात कर लेते हैं कि कुछ अपवाद भी हैं। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये dsDNA पर ही लागू होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पर भी ये लागू नहीं होता है, या फिर आरएनए पर भी ये लागू नहीं होता। फिर भी कुछ अपवाद हैं, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे एक कॉलीफेज नाम का वायरस है, जैसे ये 5x174 वायरस,
ठीक है, ये वायरस है। ये कैसा होता है, ये एसएसडीएनए वायरस है, यानी इसके अंदर क्या पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। दूसरा ऐसा ही एक वायरस है M13 फेज वायरस, M13 फेज वायरस, ये भी कैसा है, एसएसडीएनए वायरस है। तो आप ये हमें देख के बता सकते हैं कि इनके अंदर ये चारगाफ रूल अप्लाई होगा या अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई नहीं होगा, बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनके अंदर कैसा डीएनए पाया जा रहा है, एसएसडीएनए पाया जा रहा है। लेकिन चारगाफ का जो रूल है वो किस पर लागू होता है, केवल डीएसडीएनए पर भी लागू होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके का बनता है, आपके सेकंड ग्रेड में कैसे क्वेश्चन बनता है वो चीज़ आप देखिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, आपका क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, जैसे यहाँ पे मैं 5 डैश बना रहा हूँ, ATCG, ठीक है, यहाँ पे 3 डैश, ये बन गया। आगे देखिए, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा तो 3 डैश से बनेगा। ए के आगे हमेशा क्या आएगा, टी आएगा, टी के आगे ए आएगा, जी के आगे सी आएगा, सी के आगे जी आएगा, ठीक है। ए के आगे टी आएगा, ए, और यहाँ पे जी, यहाँ पे सी, ये 5 डैश, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि उपरोक्त डीएनए सैंपल में 30% एडेनिन है तो साइटोसिन की मात्रा बताइए। ये आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, कि उपरोक्त डीएनए के अंदर डीएनए सैंपल आपको दे दिया, उसमें 30% एडेनिन है तो साइटोसिन की मात्रा का आपको बताना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन कैसे करना है। एडेनिन हमें पता चल गया 30% है, ठीक है। तो जब हमें एडेनिन का पता चल गया तो एडेनिन और थाइमिन A+T, ठीक है, सॉरी, हाँ, A+T कितना होता है, बराबर होता है किसके, G+C के। ये आपको ध्यान रखना है। तो जितना एडेनिन है उतना ही क्या रहेगा, थाइमिन रहेगा। तो थाइमिन में कितना होगा, 30% होगा, ठीक है। टोटल का यदि हम करते हैं तो कितना हो गया, 60% हमारे सामने आ गया कि जितना एडेनिन है उतना ही क्या है, थाइमिन है। ये चीज़ तो हमें पता चल गई। दूसरा क्या रहेगा कि जितना ग्वानिन रहेगा उतना ही क्या रहेगा, साइटोसिन भी रहने वाला है। अब साइटोसिन हमसे पूछा, ग्वानिन हमें पता नहीं है। अब देखिए 60% यदि हो गया और इसको हमने 100% करना है तो कितना बच गया हमारे पास, 40% आना चाहिए, 40% आना चाहिए। यहाँ पे कितना है, 30 है तो इसका सामने क्या आएगा, 20 आएगा। तो जब ग्वानिन 20% है तो साइटोसिन में कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से टोटल कितना हो जाएगा इनका 40 और इसका टोटल कितना हो गया, 100% हो गया। तो हमारे सामने क्या साइटोसिन का मान निकल के आ गया क्या, तो साइटोसिन के नंबर्स कितना हो जाएगा, 20%, इसका राइट आंसर आने वाला है। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे, मैथ की कैलकुलेशन आपको बस ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये चारगाफ का रूल आपका कंप्लीट हो गया और बेसिक डीएनए के बारे में हमने कंप्लीट बात कर ली। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए के बारे में कि डीएनए कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए डीएनए के जब हम टाइप्स देखते हैं तो इसको क्लासिफाई करा जाता है 2 भागों के अंदर। और क्लासिफिकेशन का यानी वर्गीकरण का जो आधार रहता है वो घूर्णन की दिशा के आधार पर, यानी कि वो जो ट्विस्ट कर रहा है, डीएनए जो ट्विस्ट करता है, यहाँ पे देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर है वो आपको दिखाई दे रही होगी। इस स्ट्रक्चर में ट्विस्टिंग आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये जिस दिशा के अंदर ट्विस्ट करेगा उसी दिशा के अंदर, उसी दिशा के आधार पर अपन इसको डिवाइडेशन कर देते हैं। तो एक होता है यदि इसकी ट्विस्टिंग हो रही है राइट हैंड साइड पे और यदि इसकी ट्विस्टिंग हो रही है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो यदि राइट हैंड साइड पे हो रही है तो उसे अपन कहेंगे राइट हैंडेड डीएनए, और यदि लेफ्ट साइड पे हो रही है तो उसे अपन क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंडेड डीएनए कहेंगे। राइट हैंडेड जब इसकी ट्विस्टिंग होगी तो उसे अपन कहेंगे क्लॉकवाइजिंग ट्विस्टिंग। ये कैसी ट्विस्टिंग हुई, क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग हुई। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्या होगा, घूर्णन होगा। और ये कैसा हो जाएगा, लेफ्ट साइड में कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आगे हम बात करते हैं राइट हैंडेड डीएनए के अंदर कौन सा डीएनए पाया जाता है, तो बी डीएनए पाया जाता है जिसे अपन बायोलॉजिकल डीएनए भी कहते हैं। और लेफ्ट हैंडेड डीएनए होता है वो कौन सा होता है, जेड डीएनए होता है, ठीक है। यदि बी डीएनए या फिर राइट हैंडेड डीएनए के मॉडल की बात करें तो मॉडल कौन सा था, वॉटसन एंड क्रिक वाला। वॉटसन एंड क्रिक वाला जो डीएनए हमने पढ़ा है वो डीएनए कौन सा है, वो बी डीएनए है। अब तक जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे थे डबल हेलिक्स मॉडल जो हमने पढ़ा वो कौन सा डीएनए था, बी डीएनए था, और उसे अपन बायोलॉजिकल डीएनए कहते हैं। लेकिन जेड डीएनए की हम यहाँ पे बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ। जेड का मतलब होता है जिगजैग डीएनए। क्या होता है, जिगजैग डीएनए, ठीक है। पहली बात तो इसकी ट्विस्टिंग कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी लेफ्ट हैंडेड से डीएनए अपन कहेंगे। यदि हम इसकी खोज की बात करेंगे, इसको खोजा किसने था, तो इसकी खोज करी थी रिच नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। अब यदि हम इसके बेस पेयर की बात करें, इसके अंदर बेस पेयर कितने पाए जाएंगे, बायोलॉजिकल डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर पाए जा रहे थे, 10, लेकिन इसके अंदर कितने पाए जाएंगे, 12। बस यही इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे यही पूछा जाएगा कि लेफ्ट हैंडेड डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर उपस्थित होते हैं। आपको ध्यान रखना है 12 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि जेड डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 12 बेस पेयर रहते हैं। फिर भी यदि और डीपली चला जाता है तो हम इसकी लेंथ भी याद रख लेते हैं। इसकी लेंथ कितनी होती है, तो इसकी लेंथ होती है 45.6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और अपन इसकी बात करें तो इसके अंदर डायमीटर होगा, वो डायमीटर कितना हो जाएगा, 18.4 एंगस्ट्रॉम इसका डायमीटर हो सकता है। ये चीज़ आपको सिर्फ टाइप्स ऑफ डीएनए में ध्यान रखनी है कि राइट हैंडेड डीएनए क्या होता है, लेफ्ट हैंडेड डीएनए क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लिख भी दी हैं कि इसके अंदर बेस पेयर कितने होते हैं, उसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं। इसके अलावा आपके हैंड रिटन जो नोट्स है वो भी आपको मिल जाएंगे। अब अपन कुछ डीएनए की प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं कि डीएनए की प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। तो देखिए
सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि डीएनए जो है एक मॉलिक्यूल है तो इसकी मेल्टिंग भी हो सकती है। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए कि डीएनए का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो सकता है। हम यदि इसकी तुलना करें, ठीक है, तो किस पे अपन इसकी कारण जानना चाहें तो कारण क्या रहेगा कि ये जो चीज़ है ये डिपेंड करती है किस पे, डिपेंड्स ऑन जीसी कंटेंट पे। ठीक है, जीसी ही हमने क्यों लिया, क्योंकि इनके मध्य ही क्या पाए जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। यदि किसी न्यूक्लियोटाइड के अंदर बहुत ज़्यादा जीसी का कंटेंट होगा तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की मात्रा भी ज़्यादा रहेगी, और हाइड्रोजन बॉन्ड की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड की मात्रा ज़्यादा रहेगी, और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड यदि उपस्थित होंगे तो उसका जो मेल्टिंग बॉन्ड है थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा किसके मुकाबले, जिसके मध्य ए और टी पाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके मध्य कितने बॉन्ड पाए जाते हैं, उसके मध्य 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आपसे यदि पूछे कि गलनांक या फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो जीसी कंटेंट के ऊपर वो डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, आगे बात करते हैं यदि हम टेम्परेचर की, तो मेल्टिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है एज कंपेयर करते हैं अपन इसके प्रोकैरियोटिक डीएनए के। ठीक है, प्रोकैरियोटिक डीएनए का जो मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है किसके मुकाबले, यूकैरियोटिक डीएनए के। किसके, यूकैरियोटिक डीएनए के। ठीक है, रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो डीएनए होता है उसके अंदर जीसी कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में पाया जाता है बजाय किसके, यूकैरियोटिक डीएनए के। ठीक है, अगला जो पॉइंट हमारे सामने आ रहा है, अगला जो दूसरे नंबर का पॉइंट, ये आपको पता चल गया मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा हमारे सामने आ रहा है डीनेचुरेशन। अगला जो पॉइंट है डीनेचुरेशन यानी कि विकृतीकरण। विकृतीकरण का मतलब क्या होता है कि यदि जो डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं, ठीक है, जैसे ये दोनों स्ट्रैंड है, सॉरी ये जो दोनों स्ट्रैंड है, ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड यदि एक दूसरे से अलग हो जाए, एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, तो सेपरेट होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकिंग होना जरूरी है, तभी ये दोनों से एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं। तो यदि इन दोनों के मध्य के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए, टूटने के बाद एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डीनेचुरेशन कहा जाता है या फिर विकृतीकरण कहा जा सकता है। अब यदि हम इसके कॉज के पीछे जाएं कि इनके हाइड्रोजन बॉन्ड आगे टूटेंगे, तो टूटेंगे क्यों, इनका कारण क्या है, तो देखिए एल्कलाइन पीएच ऐसी है, एल्कलाइन पीएच ऐसी है जो कि इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर सकती है। ठीक है, दूसरा क्या है, यदि इनका टेम्परेचर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, यदि इनका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा टेम्परेचर कितना 80 से 90 डिग्री सेल्सियस यदि इनका टेम्परेचर हो सकता है, तो भी ये क्या हो सकते हैं, डीनेचुरेट हो सकते हैं, एक दूसरे से टूट सकते हैं, क्योंकि 80 से 90 डिग्री जो सेल्सियस होता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो सकता है, वहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं टिक सकते, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे कमजोर प्रकार के, फिर हम कहें एज कंपेयर दोनों के मध्य कंपेयर करें तो बहुत कमजोर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एल्कलाइन पीएच इनके लिए क्यों खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ये खुद का नेचर कैसा है, एसिडिक है इनका नेचर, एसिडिक नेचर है, फिर यदि हम इनको एल्कलाइन पीएच दे देंगे तो कैसे हो जाएंगे, ये ब्रेक हो सकते हैं, आपस में ब्रेक हो सकते हैं। इस चीज को अपन क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है हमारे सामने, रीनेचुरेशन। ठीक है, डीनेचुरेशन का मतलब क्या है, एक दूसरे से अलग अलग होना। रीनेचुरेशन का मतलब क्या है, जो डीनेचुरेटेड डीएनए है, जो बिल्कुल अलग अलग हुए, स्ट्रैंड अलग अलग हुए थे, वो वापस से नॉर्मल टेम्परेचर में यदि हम उन्हें रखें, 80 से 90 डिग्री सेल्सियस को वापस से नॉर्मल कर दिया जाए, या फिर एल्कलाइन पीएच को वापस से एसिडिक कर दिया जाए, और वो फिर से क्या हो जाए, एक दूसरे से जो डीएनए है, डीएनए आर अटैच्ड एंड रिकॉइल्ड। एक तो एक दूसरे से जो स्ट्रैंड है वापस से अटैच हो जाए, और वापस से कैसे हो जाए, रिकॉल्ड हो जाए ईच अदर। ठीक है, इसको हिंदी के अंदर और इंग्लिश के अंदर मैं आपको लिख के हैंड रिटन नोट्स में दे दूंगा, अभी आप केवल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। डीनेचुरेशन का मतलब क्या है, एक दूसरे का अलग अलग होना स्टैंड का। रीनेचुरेशन क्या है, जो अलग अलग हुए स्टैंड थे उनको वापस से जोड़वा दिया जाए, या फिर वो वापस से जुड़ जाए, उसे अपन क्या कहेंगे, रीनेचुरेशन कहेंगे। तो एक तो आपको ये 2 पॉइंट समझ में आ जाने चाहिए। अगला पॉइंट हमारे सामने आ रहा है क्या, हाइपर क्रोमिसिटी। ठीक है, एक अगला पॉइंट हमारे सामने आ रहा है हाइपर क्रोमिसिटी। हाइपर क्रोमिसिटी का मतलब क्या होता है कि जो डीनेचुरेटेड डीएनए है, ठीक है, डीनेचुरेटेड डीएनए है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लाइट को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। लाइट की एब्जॉर्प्शन, लाइट की एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, हाइपर क्रोमेसिटी कहते हैं। शब्द से मैं आपको समझा दूंगा, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, क्रोमेटिसिटी का मतलब होता है कलर, यानी कि वो लाइट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करने लग जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जो वो जो डीएनए है वो कैसा है, डीनेचुरेटेड है। डीएनए कैसा है, डीनेचुरेटेड डीएनए है। अगला जो पॉइंट आता है हमारे सामने वो क्या है, हाइपोक्रोमिसिटी। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे सामने हाइपोक्रोमिसिटी। हाइपोक्रोमिसिटी का मतलब क्या होता है कि जो डीनेचुरेटेड डीएनए है वो धीरे धीरे कोइल्स होना स्टार्ट होता है, और कोइल होने के बाद वो वापस से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और कन्वर्ट हो जाने के बाद वो लेस अमाउंट ऑफ लाइट को एब्जॉर्व करता है। क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। इस चीज को क्या कहा जाता है, हाइपोक्रोमिसिटी कहा जाता है। एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, वो लास्ट पॉइंट क्या है, पैलिंड्रिक डीएनए सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक
डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है। या फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं कि पैलिंड्रिक डीएनए। पैलिंड्रिक डीएनए होता क्या है, देखिए बेस पेयर का ऐसा सीक्वेंस या फिर ऐसे बेस पेयर का सीक्वेंस जहाँ पे आप उसे पढ़ें, आगे से पढ़ें, ऐसे पढ़ें या फिर इधर से पढ़ें, तो पढ़ने में वो कैसा आना चाहिए, बिल्कुल सेम आना चाहिए। मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे हिंदी के कुछ शब्द हैं, मलयालम, ठीक है। आप इसको यहाँ से पढ़ें तो भी आप इसे मलयालम पढ़ेंगे, और आप इसको यहाँ से पढ़ेंगे तो भी आप इसे क्या पढ़ेंगे, मलयालम पढ़ेंगे। ऐसे जो शब्द होते हैं या फिर ऐसे डीएनए का जो सीक्वेंस पाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, पैलिंड्रिक डीएनए कहते हैं। उदाहरण, यदि मैं डीएनए के फॉर्म में आपको उदाहरण देना चाहूँ, जैसे यहाँ पे मैं 5 बना दूँ, CC GC TA CC GG 3 अब यदि मैं इसको 3 से 5 लिखना चाहूँ और इधर से मैं इसको कैसे कंटिन्यू करूँगा, देखिए CCGGTAGC और GG। अब आप इसको चाहे इधर से पढ़ लें तो देखिए क्या पढ़ाना है, CCGCTACCGG। अब इधर से मैं पढ़ूँ इसको तो CCGCTAGCGG, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को क्या कहा जाता है, पैलिंड्रिक डीएनए सीक्वेंस कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा सीक्वेंस जो आप यदि लेफ्ट हैंड से पढ़ेंगे तो भी सेम पढ़ाई आएगा और राइट हैंड से पढ़ेंगे तो भी आपको सेम पढ़ाई आएगा। यानी कि दोनों डायरेक्शन से वो बिल्कुल कैसा रहता है, सिमिलर सीक्वेंस में हमें देखने को मिलते हैं। उस चीज़ को अपन पढ़ना या फिर हम इसे कह सकते हैं स्टैंडर्ड कह सकते हैं। यानी कि ये अलग स्टैंड है, ये अलग स्टैंड है। तो इस तरीके से ये अरेंज हो जाते हैं कि आप चाहे एक स्टैंड को उठा के देख लें, दूसरे स्टैंड को उठा के देख लें, दोनों बिल्कुल कैसे रहते हैं, सेम डायरेक्शन में रहते हैं, अपोजिट तरफ से। अब यदि मैं बात करूँगी इस चीज़ को रिकग्नाइज करना भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को रिकग्नाइज करने के लिए एक एंजाइम होता है, कौन सा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इस चीज़ को रिकग्नाइज कौन करता है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम का जो एंजाइम है वो इस चीज़ को रिकग्नाइज कर लेता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, तो वो चीज़ समझिए। पहले तो आपसे ये पूछ सकता है कि पैलिंड्रिक डीएनए होता क्या है, तो आप बता सकते हैं। दूसरा आपसे ये पूछ सकता है कि उदाहरण दे देगा कि ये कौन से प्रकार का डीएनए है। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा कि आपको ऐसे लाइनिंग बना के दे देगा और आपसे पूछेगा कि इनमें से पैलिंड्रिक डीएनए सीक्वेंस कौन सा है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि पैलिंड्रिक डीएनए सीक्वेंस को कौन से एंजाइम के द्वारा रिकग्नाइज किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा ये रिकग्नाइज किया जाता है। इस तरीके से हमने आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया, क्या डीएनए को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। इसके बाद कुछ जो एक्सपेरिमेंट है उनकी अपन बात करेंगे, डीएनए की पैकेजिंग की बात करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें अभी हमें कंप्लीट करनी है डीएनए के अंदर ही, ठीक है। फिर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, बहुत सारी टॉपिक्स हैं जो अभी बकाया हैं डीएनए के। लेकिन अगले वीडियो में हम किसकी बात करेंगे, आरएनए की यहाँ पे बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, जैसे कि मैंने टेलीग्राम पे कल डाले थे, आप एक बार उसका सैंपल देख सकते हैं। ऐसे ही आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, एक भी पैसा आपको देने का नहीं है, कोई भी पैसा आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।